नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार आजकल और मैं अंजलि अपने कुलीग अक्षय के साथ आपका स्वागत करती हूं हमारे आज के इस एपिसोड में। तो चलिए डालते हैं एक नजर आज के अखबारों पर और देखते हैं कि कौन सी मुख्य खबरें हैं जो फ्रंट पेज पर आई हैं और कौन सी खबरों को पिछले पन्नों पर जगह मिली है। आज एक खबर जो हर अखबार के लगभग सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर है वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर है। यूपीए के 3 साल पूरे हो चुके हैं कार्यकाल के और अब जाकर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जागे हैं और उन्होंने ये कहा है कि अब वो कई योजनाओं को तेजी से चलाएंगे। इसी पर दैनिक जागरण की फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन है, केंद्र ने शुरू किया काम करना, 4 दर्जन से ज्यादा परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इस खबर के मुताबिक आर्थिक सुस्ती और नीतिगत निर्णय न करने के आरोपों के बाद खस्ता हाल अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बुधवार को फैसले लेते हुए अपना नुस्खा पेश किया। ढांचागत क्षेत्र पर प्रधानमंत्री की बैठक में लक्ष्य तय किए गए हैं। 5 वर्षों के दौरान 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुला है। हालांकि इसमें एक छोटा कॉलम है जो ये भी कहता है कि वाजपेयी के फॉर्मूले पर चले हैं मनमोहन सिंह। जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में वर्ष 2001 में केंद्र सरकार ने सड़क, उड्डयन, बंदरगाह क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को तेजी दी थी, बुधवार को मनमोहन सिंह ने कुछ वैसा ही किया है। तो दैनिक जागरण ने यह कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चल पड़े हैं अब मनमोहन सिंह। इसी खबर पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन कहती है, खत्म करेंगे विकास के रोड़े, हमारे प्रधानमंत्री कौन से क्षेत्र में किस तरह का निवेश किया जाएगा परियोजनाओं को लागू करने के लिए, उसके लिए लक्ष्य तय किए गए हैं। और अमर उजाला कहता है कि पीएम ने खोले हैं विकास के चैनल गेट। अक्षय, हमारे अंग्रेजी के अखबार आज क्या कहते हैं इस न्यूज को लेकर? Yeah, even the English newspapers have highly picked upon this news. The Pioneer says, infrastructure sector set for $1 trillion push, says Manmohan, and it has reported. Providing a huge impetus to the key infrastructure sector, the government plans to pump in rupees 35,000 crores during the current fiscal in the port sector. It has also decided to invest rupees 8,798 crores in the aviation sector. Apart from that, Prime Minister Manmohan Singh underlined the need for reviving business and investor sentiments at a time when the global economy was passing through difficult times. The Hindu has also picked upon this news and it has said that the major push to key sectors to revive growth story. PM sets investment target of rupees 2 lakh crore. Jolted into action following the country's GDP growth plunging to a 9-year low at 5.3% in the fourth quarter of 2011-2012, the centre on Wednesday decided to set in motion a host of measures to kickstart key infrastructure development projects. तो देखा जाए कि 3 साल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, यूपीए गवर्नमेंट के पूरे हो चुके हैं। अब जाकर प्रधानमंत्री को याद आई है इन परियोजनाओं को लागू करने की। That's true, Anjali. In fact, we're just hoping that this announcement will be implemented into action also, because that is also somewhere the government has very highly faulted upon. Exactly. It has announced the projects but has not been able to implement them. Let's hope these announcements will come into actions also. बिल्कुल, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं कि दूसरी कौन सी खबर है जो आज के अखबारों में है। एक और खबर जो कल मीडिया में काफी चर्चा में थी और आज भी न्यूज़पेपर में, सभी न्यूज़पेपर ने उसे फ्रंट पेज पर तो नहीं डाला है पर हर न्यूज़पेपर ने उसे जगह जरूर दी है। पंजाब केसरी के फ्रंट पेज पर है ये न्यूज, नहीं भरने दिया गया भाजपा प्रत्याशी को पर्चा। सपा कार्यकर्ताओं ने जगदेव सिंह जो भाजपा प्रत्याशी थे लोकसभा सीट के लिए कन्नौज से, उन्हें नामांकन पत्र भरने से रोका, ऐसा कहना है भाजपा के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन जी का। इस खबर के मुताबिक मुख्यमंत्री की पत्नी और सपा सुप्रीमो की बहू को वॉक ओवर के लिए सत्तारूढ़ दल की चाल है ये, ऐसा शाहनवाज हुसैन ने कहा है। और किन अखबारों में ये खबर आई है? The English newspapers have also picked up on this news, though not on the front page, but somewhere down the line they have picked on this news. In the Pioneer, on page 6, it has reported, BJP cries foul as Kannauj candidate fails to file papers. It's indeed very unfortunate incident where a BJP candidate is disallowed to file his nomination papers. It seems, and I'm quoting Mr. Shahnawaz Hussain, who said, SP's real face is exposed. Their leader prevented BJP candidate from filing nomination papers. We will complain about this to the Election Commission. There is Jungle Raj in UP. So the entire incident has been reported in the Pioneer, where apparently Jagdev could not reach the returning officer's office because SP workers tried to stop him on his way to file his nomination. Now,
this is something that's really unfortunate, and Akhilesh Yadav, who has just taken position of the new chief minister of the state, needs to look into this very carefully. बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये कि एक प्रत्याशी को नामांकन पत्र नहीं दाखिल करने दिया गया, क्योंकि इकलौती अब वहां से उम्मीदवार डिम्पल यादव ही रह गई हैं। तो ये काफी क्लियर है कि अब वही बनेंगी, वहां उस लोकसभा सीट की इकलौती प्रत्याशी वही हैं, तो वही जीतेंगी। हालांकि किस तरह से यूपी में ये जंगल राज है, जिस तरह से शाहनवाज हुसैन ने भी बोला है कि एक प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आप रोक रहे हैं, तो जो व्यवस्था है यूपी की, जिस तरह से गुंडा राज है वहां पर सपा के प्रत्याशियों का, साफ दिखाई देता है इस घटना से। Anjali, Indian Express has also reported on this news, and this is on page 4, where they've written, BJP nominee stopped from filing papers, BSP 2 opts out, and it has written, in a second attempt to enter the Lok Sabha, Chief Minister Akhilesh Yadav's wife Dimple looks all set to get a virtual walkover in the Kannauj by-poll, and this has come after the SP workers stopped BJP nominee to file his nomination. Very unfortunate. Let's move on to the Pioneer now. The Pioneer has given a very substantial space to the foreign policy issue of India and US. It has written, and I quote, India-US not on same page over Asia-Pacific build-up. New Delhi favors multilateral security architecture. Now, as Washington unveiled its new defense strategy for the 21st century with enhanced US military presence in the Asia-Pacific region in the coming years, India on Wednesday chose to differ and favor the multilateral security architecture and asked the US to move at a pace comfortable to all countries concerned. India's cautious response was conveyed to Panetta by the Defence Minister Mr. A.K. Antony amid New Delhi's concerns on militarization in its immediate neighbourhood, including the Bay of Bengal and Indian Ocean following the US defence strategy. Apart from this, the other news which has got a good space in the Pioneer is IITs being destroyed by HRD Ministry alumni. The Alumni Association of the IIT has written to the Prime Minister Manmohan Singh attacking HRD Minister Kapil Sibal over his One Nation One Exam policy for engineering entrance. The association writes, and I quote, IITs are being destroyed by the mindless tamperings by the HRD Ministry. It also warned that decisions like forcing a common entrance exam for all engineering colleges not only affected the autonomy of the IITs but also its standing as the world-class brand. I think HRD ministers should take into consideration the opinions given by all sections of the society. After consultations with different stakeholders only, HRD ministers should implement this new policy that he has envisaged upon. Also, on page number 3, the Pioneer writes about the whooping losses that the DTC is facing under the administration of Mrs. Sheila Dikshit. It writes, DTC incurs whooping rupees 2,042 crore loss. The Delhi Transport Corporation, which runs the world's largest fleet of CNG buses, has incurred loss of a whooping rupees 2,042 crores in 2010 and 2011. The CAG report says the losses by the PSUs have been attributed to the deficiencies in the planning, monitoring and implementation of projects and financial mismanagement. Something that I think the Delhi government should look upon, because 2,042 crores is a very huge amount. It's a very big amount. ये तो आपने बात करी अक्षय DTC में किस तरह से घाटा हो रहा है DTC को उसकी, लेकिन शीला सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है वो किस तरह से पूरी दिल्ली को प्रभावित कर रहा है, इससे जुड़ी खबर दैनिक भास्कर और पंजाब केसरी में आई है। दैनिक भास्कर के पेज नंबर 2 पर शीला सरकार के लिए खबर है, जमकर लुटाया सरकारी खजाना। ये इस खबर की हेडलाइन है। दिल्ली सरकार के कई फैसलों से करोड़ों का नुकसान हुआ है। ठेकेदारों को तय धनराशि से ज्यादा के टेंडर दिए गए, विज्ञापनों पर भी करोड़ों रुपए उड़ाए गए हैं। जिस सामान की जरूरत ही नहीं थी उसकी भी खरीदारी कर ली है, और ये सब किया गया है शीला दीक्षित की सरकार द्वारा। पंजाब केसरी ने इस खबर को फ्रंट पेज पर जगह दी है। उनकी मेन खबर है आज ये, शीला सरकार ने लगाया खरबों का चूना। कैग रिपोर्ट के अनुसार कुछ कंपनियों और ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। बिजली कंपनियों को 3.67 करोड़ रुपए का अनुचित फायदा पहुंचाया गया है शीला सरकार के द्वारा,
और डीटीसी को जो 2000 करोड़ के घाटे की आपने बात करी, जैसा पायनियर में भी मेंशन किया गया है, वो भी यहाँ पर इस न्यूज में मेंशन किया गया है। जिस तरह से शीला दीक्षित ये दावा करती हैं कि दिल्ली को एक हाईटेक सिटी बनाएंगी, उसमें किस तरह की व्यवस्था उन्होंने करी है ये साफ नजर आता है इन आंकड़ों से। इन न्यूज़पेपर्स में छपी रिपोर्टों के अनुसार कितना मिसमैनेजमेंट है, कितनी अव्यवस्था फैला रखी है शीला सरकार ने दिल्ली में, साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है उसमें भी इतने सारे पैसों का, इतने सारे रुपयों का घोटाला होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है हमारे लिए, खासकर दिल्ली की जनता के लिए। अभी उन्होंने एक बजट भी पेश करा है जिसको पीपल फ्रेंडली बजट उन्होंने करार दिया है, लेकिन क्या जनता के पैसे के साथ ही कैसा खिलवाड़ कर रही है शीला दीक्षित, ये साफ तौर पर नजर आता है इन आंकड़ों से। और चलिए अब देखते हैं दैनिक भास्कर के आगे के पृष्ठों पर कौन सी खबरें हैं। अगर आज हम दैनिक भास्कर का जो संपादकीय आता है, एडिटोरियल आता है, उसमें प्रीतिश नंदी जो एक वरिष्ठ पत्रकार और फिल्मकार हैं, उनका एक एडिटोरियल है जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर लिखा है उन्होंने। प्रधानमंत्री और मौजूदा हालात इस एडिटोरियल की हेडलाइन है। क्या प्रधानमंत्री पंगु अर्थव्यवस्था, प्रताड़ित नागरिक, प्रतिबंधित अभिव्यक्ति की विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या भारत की गौरवशाली विकास गाथा एक दूरस्थ स्मृति बनकर रह जाएगी? ऐसा प्रश्न उन्होंने अपने इस लेख में उठाया है। देश के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की तुलना में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच एकदम विपरीत है। वे सोचते हैं कि उनका काम केवल आर्थिक निर्णय लेना है। वे स्वयं को ज्यादा से ज्यादा एक सुपर फाइनेंस मिनिस्टर मानते हैं, उससे अधिक नहीं। ये लिखा है इस लेख में प्रीतिश नंदी ने। तो प्रधानमंत्री जो अक्सर अपने फैसलों को लेकर काफी निष्क्रिय रहते हैं, उनकी निष्क्रियता को लेकर कई सवाल उठाए जा चुके हैं विपक्ष के द्वारा भी और अन्य पार्टियों के द्वारा भी, इनफैक्ट उनकी खुद की अपने घटक दलों के द्वारा भी। तो उसी को लेकर ये पूरा लेख है कि प्रधानमंत्री कब जागेंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार पे सरकार लिप्त रही है, अर्थव्यवस्था चरमा गई है, सब फ्रंट पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं फेल होती है। उसी वजह से ऐसी सोच जो आज देश में बनी है, उसी का नतीजा है कि आज प्रीतिश नंदी जैसे वरिष्ठ पत्रकार गवर्नमेंट के खिलाफ ऐसे एडिटोरियल्स लिख रहे हैं जी। और शायद ये प्रधानमंत्री की चुप्पी ही है कि आज वो खुद भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। के बाद आगे बढ़ते हैं, भास्कर के पेज नंबर 8 पर भोपाल गैस ट्रेजेडी को लेकर एक खबर है। भोपाल गैस त्रासदी, 2 साल में मिली सिर्फ तारीखें। भोपाल गैस त्रासदी को लेकर फैसला आए 2 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आरोपियों को ज्यादा सजा दिलाने की लड़ाई इस दौरान 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। राजधानी की अदालत में पेश अपील और रिवीजन पर अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि राज्य सरकार को अपील और रिवीजन पेश करने का अधिकार है भी या नहीं। तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और एक सवालिया निशान भी लगता है हमारी देश की कानून व्यवस्था पर, जहां पर राजधानी की अदालत को यही नहीं पता है कि राज्य सरकार को, जो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार है, उनको अपील और रिवीजन पेश करने का अधिकार भी है या नहीं है। आगे चलते हैं, भास्कर के पेज नंबर 12 पर आईपीएल को लेकर खबर है। कीर्ति आजाद जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस करे मैच फिक्सिंग की जांच। आईपीएल जिस तरह इस बार विवादों में घिरा रहा है, मैच फिक्सिंग के कई मामले सामने आए हैं, उसको लेकर कीर्ति आजाद ने धरना भी दिया था और यही उन्होंने कहा है कि इस मैच फिक्सिंग की पूरी तरह से जांच करानी चाहिए। और आइए दैनिक भास्कर के बाद अब देखते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस क्या कहता है। Government bid to call pilots bluff. We will hire afresh is the main headlines that Indian Express has covered. Ajit Singh says, don't see any point in their coming back. In what could signal the end of the road for the striking Air India pilots, the Civil Aviation Ministry and the head, Mr. Ajit Singh, said here today that the embattled national carrier would hire 100 new pilots to resume its international operations that were disputed and disrupted by the ongoing agitation. So basically a bad news for all those pilots who have been striking throughout these days. They may be sacked by the ministry from now on. Apart from that, the Indian Express has also reported about the CBSE 12th exams, which are going to be rejigged to test hot and not rote. Indian Express writes, CBSE class 12th exam to be rejigged to test hot, not rote. After having scrapped the class 10 board exams and switched from marks to grades in CBSE schools, the central government school board will now rework question papers. Questions for class 10 and class 12 will be reformulated and restructured to encourage students to apply their mind. The Human Resource Development Ministry feels that the existing formats encourage learning by rote and do not require students to solve problems and view them from varied perspectives.
Moving ahead, on page number 2, Indian Express has written about the US-India Defence Strategic Meet. Indian Express writes and reports, the US has termed India as a linchpin in its new defence strategy to rebalance its naval force towards the Asia Pacific, saying that it wants to increase military cooperation even as New Delhi has struck a more cautious tone, cautioning that the multilateral security architecture has to be strengthened at a pace comfortable to all countries concerned. So, a cautious approach taken by Mr. A.K. Antony and the Defence Minister in order to move ahead in the US-India military and strategic relationships. Moving ahead, on page number 3, the Indian Express has written, V.S. Sampath, new CEC, will oversee the next Lok Sabha elections. Election Commissioner V.S. Sampath was on Wednesday appointed the new Chief Election Commissioner who will preside over the next Lok Sabha general elections. Sampath, 62, will take over as CEC after incumbent S.Y. Qureshi demits office on June 10. President Pratibha Patil cleared his appointment this evening. The sources have cleared to Indian Express. तो अब शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान के फ्रंट पेज पर जो खबर है, जो सबसे पहली खबर है हिंदुस्तान की, सरकारी गारंटी पर शिक्षा ऋण बगैर किसी जमानत के मिलेगा 7.5 लाख रुपए तक लोन, क्रेडिट गारंटी अथॉरिटी बनाएगा केंद्र। केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों को भी बैंकों से आसानी से एजुकेशन लोन मिल सकेगा क्योंकि सरकार उसकी गारंटी लेगी। तो एक अच्छी खबर है उन छात्रों के लिए जो गरीब तबके से आते हैं और अब उनको सरकार ने ये कदम उठाया है, ये पहल करी है कि उनको जो ऋण होगा उसकी जिम्मेदारी, उसकी गारंटी सरकार की होगी। और आगे बढ़ते हैं, हिंदुस्तान के पेज नंबर 4 पर एक खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन संघर्ष रैली शुरू करने की घोषणा करी है, उसको लेकर 10 दिन पुतला दहन, 11वें दिन जेल भरो आंदोलन। महंगाई के मुद्दे और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को पूरी तरह से वापस लेने की मांग करते हुए भाजपा की तरफ से 12 जून से जोरदार प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। 10 दिनों तक जगह जगह जाकर सरकार का पुतला जलाया जाएगा और 11वें दिन यानी कि 22 जून को जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पहल करी है बढ़ती महंगाई के खिलाफ। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हिंदुस्तान के ही पेज नंबर 5 पर फिर से दिल्ली सरकार को क्वेश्चन करती हुई एक खबर है, 10 साल से आधी योजनाओं पर अंधेरे में है सरकार। नहीं बताया गया है कि किस स्तर पर चल रही है योजना। कैग ने इन सभी संबंधित जो योजनाएं हैं इन पर रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली को संवारने की योजनाएं कितनी सफलता से लागू की गई हैं, इसकी रिपोर्ट सरकारी एजेंसियों के पास नहीं है। यही वजह है कि तकरीबन आधी यानी 44% योजनाओं के संबंध में पिछले 10 वर्षों से कोई रिपोर्ट नहीं पेश की गई है दिल्ली सरकार की तरफ से। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि शीला सरकार ने कैसी अव्यवस्था फैला रखी है दिल्ली में, किस तरह से पैसे का जो है वो मिसयूज हो रहा है और इतनी योजनाएं जो उन्होंने चला रखी हैं अभी तक सरकारी एजेंसियों के पास ही उनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची है। अंजलि, आज ऐसा लगता है कि सभी अखबारों में दिल्ली सरकार खास तौर पर घिरी हुई है। सब अखबारों ने सवालिया निशान खड़ा किया है शीला दीक्षित की सरकार पर। और इसकी एक खास वजह खुद शीला दीक्षित ही होंगी क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि आम आदमी को ध्यान में रखकर वो बजट पेश करेंगी। पेट्रोल में आपने थोड़ी सी कमी जरूर कर दी पेट्रोल की कीमत में, लेकिन इस पैसे का क्या जो इतनी बुरी तरह से वेस्ट हो रहा है, जो आम जनता का पैसा है उनसे कर लेते हैं आप और उसके बावजूद उन्हीं को सुविधाएं नहीं मुहैया करा पा रहे हैं। तो हिंदुस्तान के आज स्पोर्ट्स पेज पर चलते हैं तो एक बहुत बड़ी न्यूज है भारतीय खेल प्रेमियों के लिए। छा गए सानिया भूपति, फाइनल में पहुंचे। फ्रेंच ओपन के फाइनल मुकाबले में मिक्स डबल्स की जो जोड़ी है महेश भूपति और सानिया मिर्जा की, वो फाइनल में पहुंच गई है। तो लगभग हर अखबार ने अपने स्पोर्ट्स पेज पर इसको प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर कहता है सानिया भूपति खिताब के करीब और अमर उजाला ने लिखा है सानिया भूपति की जोड़ी फाइनल में। अंग्रेजी अखबारों ने भी जरूर इस खबर को मेंशन करा होगा। All the English newspapers have also very highly written about Sania Mirza and Mahesh Bhupati's victory in semi-finals and they're moving ahead into the finals. The Pioneer writes, Sania Hesh in finals, pace out. And that's where the mixed news comes in because yesterday Sania and Bhupati did win their semi-final victory, did win their semi-final match, but Leander Pace could not qualify into the finals. Had Leander Pace qualified, we would have seen an all-India kind of a final where in any case India would have won the French Open mixed doubles title. But nevertheless, let's hope that Sania and Mahesh Bhupati win
finals and get this cup into India. All the best. हमारी उम्मीदें बिल्कुल सानिया और भूपति पर टिकी है और हम विश्वास रखते हैं कि वो जरूर कप इंडिया लेकर आएंगे. बिल्कुल. तो अक्षय अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं द हिंदू क्या कहता है आज की खबरों के बारे में. America promises technology access is the main headlines that the Hindu has captured today in its front page. US Defense Secretary Leon Panetta on Wednesday assured his Indian counterpart AK Antony that Washington would initiate measures to facilitate technology access and sharing. The meeting comes ahead of the third India-US strategic dialogue to be held in Washington from June 13. Both sides exchanged views on the security situation in the West Asia, South Asia and Afghanistan-Pakistan region. Mr. Antony emphasized that the priority for India was to move beyond the buyer-seller transactions and to focus on transfer of technologies and partnerships to build indigenous capabilities. On page number 3, the Delhi University admission process has again come into the focus, and the Hindu has written, tempers run high at Delhi University on day 3 of admissions. Parents argue with their children and volunteers amongst themselves. So there seems to be some sort of chaos and mess going on in the entire process as in to the run up of Delhi University admissions. जो पहले एडमिशन का पहला दिन था सोमवार को जो था, तब से लेकर ये जो अव्यवस्था का दौर है ये खत्म नहीं हो पा रहा है. मिसमैनेजमेंट किस तरह से फैला हुआ है, लगातार खबरें आ रही हैं इसको लेकर. The Hindu has written, tempers ran high and arguments were plenty on day 3 of admissions to Delhi University on Wednesday. Despite the queues getting shorter and the weather more pleasant, parents argued with their children, student volunteers argued among themselves, nasty scuffles arose occasionally when someone tried to break the line, and the traffic cops and university police had an altogether very busy day. In fact, admission seekers in Delhi University had some sort of problems with regard to the location of the departments, selling of the forms and filling of forms and then giving the forms again back to the authorities. In fact, Hindu reported yesterday also about how the students were not able to find out how to fill the form exactly. I think that's something that the authorities should take into consideration in order to have a smooth facilitation of the admission process. Apart from that, on page 8, Anna Hazare and government scuffle again comes into the focus. The Hindu has written, Lokpal bill needed all the more, says Hazare. Says it was Chidambaram who hatched the conspiracy to arrest him. Anti-corruption crusader Anna Hazare on Wednesday said that the Union Home Minister P. Chidambaram will be the first person to go to jail if the Lokpal bill is passed. Very strong words indeed. Speaking to his supporters at Navi Mumbai, the social activist said, if the Lokpal bill is passed, half the cabinet of Manmohan Singh would be in jail. The Prime Minister may be an honest man, but the problem is the remote control through which he is being controlled, he added. Very sharp words. चिदम्बरम लगातार विवादों में घिरते जा रहे हैं. अब प्रधानमंत्री की भी बारी आ गई है. हालांकि अभी भी टीम अन्ना को संदेह है उन पर कि शायद वो करप्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो सोए हुए बैठे हैं, जैसी सोई हुई सरकार चला रहे हैं, एहतियात बरत रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लेकर, पर उंगली जरूर उठाई है उन्होंने. खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं संदेह दिखाया गया है उनके ऊपर भी. और हिंदू के बाद चलिए अब नजर डालते हैं दैनिक जागरण पर. दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पर जो खबर है, आज जो टॉप हमारे कह सकते हैं 2 स्टार रहे हैं खबरों के, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शीला दीक्षित हैं. फिलहाल प्रधानमंत्री लीड ले रहे हैं क्योंकि अगली खबर उन्हीं पर है. प्रधानमंत्री के जो पूर्व मीडिया सलाहकार थे हरीश खरे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट नहीं है पर गुनाहगार हैं. उनके पूर्व मीडिया सलाहकार ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि टीम अन्ना, नीरा राडिया और सीएजी प्रकरण से सही तरीके से प्रधानमंत्री निपट नहीं पाए हैं. विकास के गलत पथ ने लालची पूंजीवाद को पनपने का मौका दिया है. तो जिस तरह से टीम अन्ना के आरोपों से प्रधानमंत्री जूझ रहे हैं, अब उनके पूर्व मीडिया सलाहकार हरीश खरे ने ही उनको कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है. और आज की जो आखिरी खबर है अमर उजाला के स्पोर्ट्स पेज पर है, सुरेश कलमाड़ी को लेकर. कलमाड़ी की करतूत भुगत रही सरकार. मंत्रालय की ओर से सरकार को जानकारी दी गई है कि ओसी को 1813.42 करोड़ रुपए के मंजूर नॉन प्लान लोन में से 1669.42 करोड़ रुपए 1669.42 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी. और अब इस राशि को वापस करने का ओसी की ओर से वायदा भी किया गया था, लेकिन अब के जो हालात हैं
उसको देखते हुए इस समिति का ये कहना है कि वो लोन चुका नहीं पाएगी। तो एक और बहुत बड़ी चपेट हम कह सकते हैं अक्षय, जो सरकार के मुंह पर आकर लगी है। सरकार की खुद की ही करतूत है। सुरेश कलमाड़ी उन्हीं के प्रतिनिधि रह चुके हैं। कहा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ घोटाले की जो राशि है वो और बढ़कर सामने आएगी। जो पहले ही इतनी बड़ी राशि रह चुकी है वो और आगे जाकर बढ़ेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर। तो इस खबर से हम सीधे तौर पर कह सकते हैं अक्षय कि ये जो कॉमनवेल्थ गेम घोटाला है, इसमें हम और राशि को ऐड कर देते हैं। सरकार को ये चपत लगी है अल्टीमेटली, क्योंकि ऋण तो उन्होंने ही दिया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार को तो चपत लगी है, पर आखिरकार ये जनता के ऊपर ही चपत लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कॉमनवेल्थ घोटाला है उसकी राशि और बढ़ेगी, लोगों पर और दबाव पड़ेगा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आज के हमारे अंक की समाप्ति होती है यहीं पर। आज के अखबारों की सुर्खियां हमने आज तक पहुंचाई। अब आपसे मुलाकात होगी हमारे कल के अंक में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।